जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में जो चैप्टर है उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आंकड़ों का प्रबंधन जो चैप्टर है इसमें आपको ग्राफ दिए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के ग्राफ होते हैं, जैसे कि रेखा चित्र, दंड आरेख, पाई चार्ट। और इस प्रकार से उन आंकड़ों को हम लोग क्या करते हैं, उन ग्राफ में व्यवस्थित करते हैं। ग्राफ का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को देख सकें, उसको समझ सकें, इसीलिए ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और ग्राफ में आंकड़ों का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए उनके जो मानक होते हैं वो हमें अपनाने पड़ते हैं। तो मैंने आपको पहली क्लास में क्योंकि ग्राफ के बारे में बताया था, और इस क्लास में विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर ग्राफ और सारणी आएंगी वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर हैं, वो आपको हल कराए जाएंगे यहाँ पर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और अपनी क्लास का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं जिसको हिंदी में तालिका बोलते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि नीचे दी गई तालिका एक विशेष महीने के लिए 5 कर्मचारियों ABCDE की आय जो है के स्रोत को दर्शाती है। यानी कि एक महीने 5 कर्मचारी हैं जिनको ABCD और E नाम दिया गया है, और इनकी जो आय है वो यहाँ पर देखिए तालिका में आपको दिखाई गई है। जैसे अगर हम ए की बात करें तो कर्मचारी ए को वेतन मिल रहा है कितना, 52,000। ओवर टाइम का इसे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। बकाया, अब देखिए बकाया जो पैसा इसको मिला वो 5500 मिल रहा है, इसको बोनस मिल रहा है 3500 का, और इसकी विविध आय, अतिरिक्त इनकम, एक्स्ट्रा इनकम इसकी 5,000 रुपये है। टोटल इस व्यक्ति ने, ए नाम के कर्मचारी ने टोटल कितना कमाया है, 66,000। तो ऐसे ही देखिए बी की इनकम दी है टोटल, सी की इनकम दी है, डी की इनकम दी है और ई की इनकम है। जितनी अच्छी तरीके से हम तालिका को समझेंगे उतना ही बढ़िया हम यहाँ पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा क्या गया। तो क्वेश्चन दिया है हमको, कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों के 4 गुना से अधिक है। यानी कि पूछा गया कि जो उनका वेतन है वो अन्य स्रोतों के 4 गुना से अधिक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए वेतन क्या होता है, जो वेतन उनको मिल रहा है ये वेतन है, ये वेतन है इनके। और अन्य स्रोत क्या हुए, अन्य स्रोत ये सब हैं, ये अन्य स्रोत हैं। तो अन्य स्रोत से 4 गुना वेतन कितने कर्मचारियों का, ये हमको बताना। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का जो अन्य स्रोत से इनकम है वो कितनी है यहां पर, तो यहां पर ये हो जाएगा, देखिए 5 4 9 और 5 9 और 5 14, यानी 14,000 रुपए। तो यहां पर देखिए ए का वेतन है 52,000 रुपए, और अन्य स्रोत से ये व्यक्ति कितना कमा रहा है, 14,000 रुपए। उसके बाद में अगर हम बात करें बी की, तो बी का वेतन है 48,500, और अन्य स्रोत का पैसा इनका जोड़ लेते हैं तो 3,000 3,000 6,000 6 4 10 और 10,500। उसके बाद में इसी प्रकार से सी का वेतन देख लेते हैं, तो वेतन हमको दिया है 42,000, और अन्य स्रोत से सी की कमाई कितनी है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं 1,500 और 2,500, 4,000 8,000 और 2 10,000। इसी प्रकार से डी का जो वेतन हमको यहाँ पर दिया है वो दिया है 31,000। तो यहाँ पर हम देखेंगे 31,000 वेतन है, और अन्य स्रोत से कितना पैसा इनके पास आ रहा है, तो 2,500 और 1,500, 4,000 4,000 3,000 7,000 और 2 9,000 रुपए। इसी प्रकार से ई का वेतन हम देखेंगे, ई का वेतन हमको दिया है 25,000 और 25,000, और यहां पर हम देखेंगे टोटल यहां पर जो एक्स्ट्रा है इनका कितना है, अन्य स्रोत, तो यहां पर हो गया, ये हो जाएगा 3,000 और एक 4,000, 4 और 2 6,000, 6,700, 6,700। अब प्रश्न में क्या पूछा है
कि कितने कर्मचारियों का जो वेतन है वो उनकी आय के अन्य स्रोतों के 4 गुना से अधिक है। वेतन तो देखिए 14 से अगर हम कंपेयर करें, क्या 5200 जो है क्या इसका 4 गुना है? देखिए 14 चक्कू 56, तो 14,000 का तो 56,000 है, तो ये 4 गुना नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर यहां पर देखें 10,500 है, तो 10,500 और वहां पर है 48,500, तो ये देखिए अन्य स्रोत से वेतन 4 गुना है, तो यहां पर एक ये काउंट होगा। उसके बाद में यहां हम देखेंगे 10,000 और यहां पर है 42,000, 4 गुने से ज्यादा है, ये भी काउंट होगा। यहाँ है 9,000 और 9 चौक होता है 36,000, तो यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा, तो ये भी काउंट नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 6,700, तो 6 चौक 24,000 और 7 चक्को 28,000, तो 24,000 और 2800 कितना हो जाएगा? 26,800। लेकिन 26,800 ये 4 गुने से कम है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना है, तो यहां पर ये कितने निकले हैं? 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा यहां पर 2, और यहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का 2015 से 2019 तक का उत्पादन टनों में आपको दिया गया है विभिन्न फसलों का, और आपसे पूछा गया है कि गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में दर्ज की गई, यानी किस वर्ष में गन्ने का उत्पादन जो है वो ज्यादा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले यहाँ पर, तो यहाँ गन्ने की बात हो रही है तो गन्ने की तालिका लेंगे। 2015 से 2016 में कितना यहाँ पे गन्ना, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर तो 120 की वृद्धि हुई है। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 130 की वृद्धि हुई है, और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है? 75 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी वृद्धि हो रही है? 125 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर वृद्धि हुई है तो आप देखिए 2016 से 2017 में 130 की वृद्धि हुई है, और जब वृद्धि ज्यादा होती है तो वृद्धि प्रतिशत भी ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2017 आएगा, और यहाँ पर 2017 यहाँ पर देखिए अपना तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर लिखा है निम्नलिखित तालिका एक महाविद्यालय के विभिन्न संकाय में पढ़ने दाखिल हुए छात्रों की संख्या को दर्शाती है। अब यहां पर आप देखिए संकाय क्या होते हैं, जैसे जो भी विषय हैं, जैसे विज्ञान विषय, कला विषय, वाणिज्य विषय और व्यवसायिक विषय। तो यहाँ दिया गया एक महाविद्यालय, वहां पर विज्ञान विषय की अगर बात करें तो लड़कियां हैं 32 और लड़के हैं 18। इसी प्रकार से कला में लड़कियां हैं 28 और लड़के हैं 45। वाणिज्य विषयों में अगर देखें तो लड़कियां हैं 42, लड़के हैं 42, बराबर बराबर। व्यवसायिक में भी लड़कियां 13 और लड़के हैं 30। तो यहाँ पर हर संकाय में यानी हर विभाग में आपको यहाँ पर एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है। अब पूछा है कि विज्ञान को छोड़कर अन्य संकाय में अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो अगर हम विज्ञान को छोड़ देंगे तो अन्य संकाय कौन कौन से हो गए? अन्य संकाय हो गए कला के, अन्य संकाय हो गए वाणिज्य के, अन्य संकाय हो गए व्यवसाय के। तो यहाँ पर हम टोटल स्टूडेंट यहाँ पर निकालेंगे, तो जैसे कला के कितने हो जाएंगे, तो 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 4 2 6 और 1 7, यानी 73 स्टूडेंट कहाँ है? कला में है। इसी प्रकार से वाणिज्य में कितने हैं? तो वाणिज्य में है 8 और 8, 4 और 4 8, यानी कि यहाँ पर हो गए 84। व्यवसायिक की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 43। और यहाँ पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 8 और 2 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 50। और अगर हम सबकी बात करें टोटल ओवरऑल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे सभी संकाय में मिलाकर? तो सभी संख्या में मिला के जोड़ लीजिए, 3 4 7 3 10 और 4 8 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24,
24 और 1 25, यानी 250 स्टूडेंट टोटल हैं। लेकिन आपसे प्रतिशत किसका पूछा है? अन्य संकाय के। तो आपको करना क्या है, अन्य संकाय के जो स्टूडेंट हैं उनका यहां पर योग कर लीजिए। अन्य संकाय के स्टूडेंट कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 और 3 10 का 0, और 4 8 12, 12 और 7 19, और 19 और 1 20। अन्य संकाय के स्टूडेंट कितने हैं? 200 हैं। अब हमें अन्य संकाय का प्रतिशत निकालना है, तो जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है हमको, उसकी संख्या लिखिए गुणे 100 और बटे टोटल। तो टोटल कितना है? टोटल तो 250 है ना। अब कट करिए, 0 से 0, 25 चक्कू 100 और 20 चक्कू 80। तो इसका मतलब अन्य संकाय के स्टूडेंट कितने हैं? 80% हैं। तो अगर यहीं पे अगर पूछा जाए कि विज्ञान संकाय के कितने स्टूडेंट हैं, तो 80%, 100 में से 80% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20%। तो आपसे तो अन्य संकाय के स्टूडेंट पूछे तो आप जो टिक लगाएंगे वो 80% पे ही टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपके पास में एक टेबल है, यहां पर दिया गया है, नीचे दी गई तालिका 4 कंपनियों ABCD की बिक्री से किसी कंपनी का राजस्व करोड़ों में दिखाती है। ये 4 कंपनियां दी हैं और उनकी एक बिक्री दिखाई जा रही है करोड़ों में। और यहां पर दिया है 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का उत्पाद सी की 2014 से 2017 तक की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से क्या अनुपात है। जो पूछा है हमें सबसे पहले वो निकालना। तो जैसे दिया 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व, तो कौन सी कंपनी 2014 में किस कंपनी से? दो 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से। तो 2014 में जो चारों उत्पाद हैं इस कंपनी के, वो कौन कौन से हैं? ये हैं 1 2 3 4। तो 2014 में ये 4 उत्पाद हैं, इनका टोटल कर लीजिए, कितना टोटल होगा? 2 6 8, 8 2 10 का 0, और 9 3 27, 27 और 8 35 और 1 36, 360। ठीक है। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया कि 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व, तो 360 करोड़। फिर उत्पाद सी की 2014 से 2017 की बिक्री से प्राप्त राजस्व। अब सी की 2014 से 2017 तक, तो सी उत्पाद है ना 2014 से 2017, तो यहां की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? से क्या अनुपात है? तो यहां हम जोड़ लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 9 6 8 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, हाथ से लगा 2, 9 8 17, 17 और 9 26, 26 और 2 कितना हुआ? 28 का 8, फिर 2 बचा, और 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा। ठीक है। अब अनुपात निकालना है, तो 0 से 0 कट हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो 18 अनुपात 19। और 18 अनुपात 19 हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया है? देखिए दूसरा ऑप्शन आया हो। तो जो भी चीज हमसे पूछी है हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर तालिका से निकालनी है। फिर अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालना है और यहाँ पे आंसर को टिक कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखा चित्र आ गया। अभी तक तालिकाएं थी, अब आपके पास में रेखा आरेख है। रेखा आरेख क्या है? रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्यों में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्युओं की संख्या कितनी अधिक है? ठीक है, कितनी अधिक है। ठीक है, तो यहां पर हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2013 में कितनी मृत्यु हुई थी।
अब तालिका हम देखते हैं। जैसे 2011 में रेल दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है 2000 लोगों की, 2012 में 8500, 2013 में 4000, 2014 में 3500, 2015 में 1000, 2016 में 500 और 2017 में 6500। ये आंकड़े हमें कहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं? रेखा आरेख से। अब जैसे हमसे सबसे पहले पूछा है 2013 में, तो 2013 में देखिए कितना है? 4000। 2013 में रेल दुर्घटनाओं से मृत्यु कितनी हो रही है? 4000। और 2017 में कितनी है? 6500। 6500। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखिए वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 2500। अब वो कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? तो मैंने अभी आपको बताया था वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। तो वृद्धि कितनी हुई है? 2500 की, गुणे 100 और बटे पहला मान। पहला मान कितना है यहाँ पर? 4000। कट कर दीजिए 0 0 0 0 0 0। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 बटे 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, वो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो यहां पर वृद्धि आ रही 62.5%। अब ये 62.5% कहां पर है? आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है वो पहले आप आंकड़े निकालेंगे, उसके बाद में अगर आपसे वृद्धि पूछी है तो वृद्धि निकालिए, वृद्धि प्रतिशत पूछा है तो वृद्धि प्रतिशत निकालिए और फिर आप उसको ऑप्शन में क्लिक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका यहाँ पर रेखा आरेख है। यहां पर देखते हैं, इस रेखा ग्राफ द्वारा एक विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करना है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देखना। तो मुनाफा क्या होता है? देखिए मुनाफा को क्या बोलते हैं? लाभ, यानी कि प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। एक कंपनी है तो उसने 2011 में उसको 95 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, 2012 में 15 लाख का मुनाफा हुआ, 2013 में 100 लाख का हुआ है। ऐसे ही 2014, 2015, 2016 और 2017 में मुनाफे को लाख रुपए में दिखाया गया है। अब पूछा हमसे क्या है कि 2014 और 2013 के बीच हुए मुनाफा में कितना अंतर था। तो 2014 में अगर हम देखें तो मुनाफा था कितना? 65 लाख का। और 2013 में मुनाफा था 100 लाख का। और हमसे क्या पूछा है? अंतर। तो इन दोनों में देखिए कितना अंतर होगा? 35 लाख का। कितना? 35 लाख का। तो यहां पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर दिया गया है, इस रेखा चित्र में कोहली और शर्मा द्वारा 5 टीम के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। कोहली द्वारा एस टीम के विरुद्ध बनाए गए रन शर्मा द्वारा टीम एस के विरुद्ध बनाए गए रन से कितने प्रतिशत कम हैं? तो हम ये देखते हैं कि यहां पर देखिए टीम यहां पर दी गई है PQRST। देखिए टीम दी गई है और इनके खिलाफ यहां पर देखिए डबल रेखा चल रही है। इस डबल रेखा में आप देखिए कि यहां पर जो इस तरीके का जो सिंबल दिया है वो कोहली का दिया हुआ है, यानी ये जो लाइन चल रही है कोहली की चल रही है, ऐसे करके। ठीक है। और जो दूसरी लाइन चल रही है वो शर्मा, इनकी लाइन चल रही है। अब यहां पर पूछा गया है कि कोहली द्वारा एस के विरुद्ध, अब टीम एस की बात हो रही है। अब टीम एस के विरुद्ध में अगर हम देखें तो हमें यहां पर कोहली ने कितने रन लगाए हैं? तो कोहली ने रन लगाए हैं 500। और शर्मा की अगर बात करें तो शर्मा ने एस टीम के विरुद्ध कितने रन लगाए हैं? 1200। अब पूछा है कि बनाए गए रन शर्मा द्वारा टीम एस के विरुद्ध बनाए गए रन से कितने प्रतिशत कम हैं? किसके रन कम हैं? कोहली के। तो कमी प्रतिशत, पहले तो कमी निकालेंगे। कमी कितनी है? 700। और कमी प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? कमी गुणे 100 बटे, अब कमी कहां से हुई है? 1200 से कमी हुई है ना, तो 1200 नीचे आ जाएगा। कट करेंगे 0 0 0 0, 2 छंग 12, फिर 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 0 का 0, 6 से कट करेंगे
6 पंचे 30, बचा कितना 5 50, तो यहाँ पे 6 अट्ठे 48, 6 तियां 18, 6 तियां 18। तो यहाँ पर कितने परसेंट की कमी आई है? तो यहाँ पर जो कमी आई है वो आई है 58.33% की कमी आई हुई है, और यही हमारा तीन जो है तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका रेखा चित्र से ही संबंधित है। तो यहां पर दिया गया है निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी के द्वारा की गई बिक्री को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कंपनी ए और कंपनी बी। अब देखिए कंपनी ए जो है ना, यहां पर ये रेखा कंपनी ए की है। कंपनी ए की जो रेखा है उसको मैंने रेड कर दिया ताकि आप आराम से इसको समझ सकें, और कंपनी बी की जो रेखा है वो आपकी ब्लू कलर की है। यहां पूछा गया है किस वर्ष में कंपनी ए और बी के द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा, यानी बिक्री का न्यूनतम अंतर जो है वो जो है कैसा रहा, न्यूनतम रहा। तो अगर हम यहां बात करें 2000 की, तो इन दोनों की बिक्री में अंतर कितना है? देखिए कंपनी ए ने 40 की जो बिक्री की है और कंपनी बी ने 20 की बिक्री की है, ठीक है। तो यहां पर अंतर कितना आया हमारा? 20 आया। फिर उसके बाद में 2001 की बात करें तो यहां पर 60 और 40 है, तो अंतर कितना रहेगा? 20 रहेगा। 2002 में अगर करें तो देखिए यहां पर 20 और 10 है तो अंतर 10 रहेगा। 2003 में 80 और 70 है तो अंतर 10 रहेगा। 2004 में 50 और 40 है तो अंतर 10 रहेगा। 2005 में 60 और 50 है तो अंतर 10 रहेगा। और 2006 की बात करें तो दोनों जो है इन्होंने बिक्री 30 के आसपास की है, तो इसलिए अंतर यहां पर शून्य रहेगा। और शून्य रहेगा तो इसका मतलब अंतर जो है दोनों की बिक्री का सबसे न्यूनतम कहां पर है? 2006 में है, क्योंकि यहां पर दोनों की बिक्री कैसी है? सेम है, इसीलिए हमारा आंसर 2006 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है यहां पर यह आ जाता है हमारा दंड आरेख। दंड आरेख, दंड आरेख को बोलते हैं बार ग्राफ। दंड आरेख को क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। अब यहां पर आप देखिए ये दंड आरेख आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे वैल्यू यहां पर देखिए 0 से लेकर कहां तक गई है? 40 तक है, और यहां 5 से लेकर 40 तक है। 0 से लेकर 40 तक है। और यहां पे ऊपर वाली लाइन में हमें क्या दिया है? खिलौनों की संख्या सैकड़ा प्रति मास में, यानी प्रति महीने में हमें खिलौनों की संख्या दी गई है इस लाइन पर, और यहां पर हमको मूल्य में रुपए दिया गया है कि कितने रुपए में इसका जो है वो मूल्य है। पूछा क्या गया है? तो यहां पर सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। किसी कारखाना में रुपए 40 तक के, यानी 40 रुपए मूल्य वर्ग के उत्पादित खिलौनों का विवरण आयत चित्र में प्रदर्शित किया गया है, और इसको देखकर आपको उत्तर देना है। पूछा गया है अधिकतम मूल्य वर्ग और न्यूनतम मूल्य वर्ग के प्रतिमास उत्पादित खिलौनों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप देखिए तो यहां पर अधिकतम मूल्य वर्ग में यानी 35 रुपए से लेकर 40 रुपए तक कितने खिलौने हैं? 5, ठीक है। अब ये 5 क्या है? खिलौनों की संख्या सैकड़ा प्रति मास में, यानी जो भी संख्या है अगर ये 5 है तो कितने हो गए? 500 हो गए। तो अधिकतम में कितने हो गए? आपके 500। अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम मूल्य वर्ग क्या है? 0 से लेकर 5 रुपए तक। तो 5 रुपए तक कितने हैं? 5, यानी ये भी सैकड़ा में कितना हो जाएगा? 500। तो अधिकतम और न्यूनतम वर्ग के अगर सभी खिलौनों की कुल संख्या जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए दंड आरेख यानी बार ग्राफ 6 साल के लिए 2 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में 2 स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है?
तो इस ग्राफ को हम देखते हैं एक बार। ये दंड आरेख है और यहाँ पर जो यहाँ पर 2 बार बने, इसका मतलब 2 स्कूल हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लाइट कलर में है वो है स्कूल ए, और जो डार्क कलर में है वो है स्कूल बी। तो ऐसे देखिए ए और बी, यहाँ पर 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 ए और बी। अब पूछा क्या है, विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। ठीक, दोनों की संख्या हम देख लेते हैं। यहां पर अंतर देखते हैं तो कितना अंतर आएगा, 640 और 550। तो यहां पर कितना अंतर आ रहा है, 90। अगला देखते हैं 800 और 520, कितना अंतर होगा, 280। फिर आगे चलते हैं 500 और 600, अंतर होगा 100। यहां पर देखते हैं 700 750, अंतर होगा 50। यहां पर देखते हैं 900 और 500, अंतर होगा 400। यहां पर देखते हैं 750 और 480, अंतर होगा 330। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है किस वर्ष में 2 स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अंतर हमें कहाँ मिला है, 2012 में। 2012 में ये 2 स्कूल हैं ए और बी, इनमें जो अंतर है आपस में वो सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें अंतर कितना है, 400 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2012। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर भी बार ग्राफ है। तो यहां पर पूछा है 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, 2 दशमलव स्थान तक बताइए। तो हमसे क्या पूछा है, बी स्कूल के विद्यार्थियों की औसत संख्या। अब औसत संख्या अगर हमको निकालनी होती है तो औसत निकालने के लिए हमें सभी 6 सालों में जो बी के स्टूडेंट हैं उनको हमें जोड़ना पड़ेगा, बटे उतने सालों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 2008 में बी स्कूल के बच्चे थे 550, तो आप इनको जोड़ते रहिए, 550, फिर उसके बाद में 820, उसके बाद में 600, उसके बाद में 750, 600 के बाद में 750, फिर उसके बाद में है 500, और फिर उसके बाद में है 480। इनको आप टोटल जोड़ते रहिए और बटे में हम लिखेंगे 6 वर्ष। तो ये ऊपर इन सबको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करने पे कितना टोटल आएगा, 3700 और बटे 6। अब यहां हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, यहां पर 1 बचा, 10 हो गया, 6 कम 6, 4 बचा 40, 6 छंग 36, पॉइंट लगाया, 6 छंग 36, 6 छंग 36। अब हमसे पूछा क्या है, दशमलव के 2 स्थान तक मान। तो दशमलव के 2 स्थान तक मान देखेंगे तो ये दूसरा स्थान देखिए, दूसरे स्थान पे संख्या है हमारी कितनी, 6 है, और आगे भी 6 आता रहेगा। तो जो दूसरा स्थान जो 6 यहां पर आ रहा है उससे अगला जो अंक है वो 5 से ज्यादा है, यानी ये हो जाएगा 7, ये 6 रहेगा। तो जो यहां पर औसत मान आएगा वो आएगा 616.67। ये औसत रहेगा बी स्कूल में 6 साल के विद्यार्थियों का औसत। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये देखिए ये ऑप्शन हमारा कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ये देखिए 616.67। तो अगला क्वेश्चन देखिए है, यहां पर हमको पाई चार्ट दिया हुआ है, और पाई चार्ट में मैंने आपको बताया था ये वृत्त आरेख भी इसको बोलते हैं। इसमें टोटल जो भी वैल्यू दी है वो 100% के बराबर होती है। तो यहां पर दिया गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहां में दिया है कि विविध प्रभार 6000 है तो विज्ञापन प्रभार कितना होगा। तो यहां पर देखिए हमको क्या निकालना है, विविध प्रभार कितना दिया हमको, 6000। अब विविध कितना है, 4%, यानी 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6000 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 6000 बटे 4। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, विज्ञापन प्रभार की। तो विज्ञापन प्रभार कितना है, 18% है।
तो 18% की वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो 6000 गुणे 18/4, तो 4 एकम 4, और यहां पर बचा 4 पंचे 20, 0 0, और गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे 15 अट्ठे 120 का 0 हाथ से लगा, 12, 15 एकम 15, 12 27, और डबल 0। तो यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पे विज्ञापन प्रभार जो 18% है उसकी वैल्यू कितनी आई है? 27,000। अब 27,000 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ग्राफ को पढ़कर देना है। यहां पर दिया चावल, गेहूं, चाय और चीनी का कुल उत्पादन 5 लाख किलोग्राम है। देश में चावल का उत्पादन कितना होगा? यानी चावल का, गेहूं का, चाय का और चीनी का, टोटल इन 4 चीजों का, यानी 1 2 3 4, टोटल जो प्रोडक्शन दिया है वो हमको कितना दिया है? 5 लाख किलोग्राम। और पूछा हमसे कितना है? पूछा है सिर्फ चावल का उत्पादन। तो हम क्या करेंगे? टोटल वैल्यू यानी 100% कितनी है हमारी? 100% किसके बराबर है? 5 लाख के बराबर में। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर? चावल की। तो चावल यानी कि राइस की वैल्यू कितनी है? 55%। तो आप क्या करेंगे? जो 5 लाख है यहाँ पर उसका 55% वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे, और ये 55% वैल्यू यानी 55% वैल्यू जो है वो किसकी आ जाएगी? चावल की आ जाएगी। तो यहाँ कट करेंगे 0 0 0 0, तो यहाँ पर 000, 55 25 के 5 हाथ से लगा 2, 55 25 और 2 27, तो ये हो जाएगा 2,75,000 किलोग्राम। अब 2,75,000 किलोग्राम कहां पर आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, और यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर हमको पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, अब घर को किससे बनाया जाता है? स्टील, सीमेंट, ईंटें, मिसलेनियस और लेबर, इन सभी चीजों से मिला के क्या होता है? घर बनता है। तो वो सामग्री का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, और पूछा है घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत ज्ञात करना है। इस्पात का। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू हमको किस में दी हुई है? प्रतिशत में दी हुई है, या फिर हमको ये डिग्री में दी हुई है? तो अगर देखिए प्रतिशत में दिया जाएगा तो टोटल 100% से ऊपर वैल्यू नहीं होती, और ये वैल्यू देखिए 108, 100 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये डिग्री में है। और जब पाई चार्ट डिग्री में होता है तो इसका टोटल होता है 360 डिग्री। तो टोटल कितना है? देखिए 360 है। अब इसमें 360 में हमसे किसका प्रतिशत पूछा है? इस्पात का। तो यहां पर अगर हम बात करें इस्पात का, यानी इस्पात यानी कि स्टील, तो स्टील कितनी है? 36, और इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। तो यहां पर 0 से 0 कट होगा, 36 से 36, और वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इस्पात की? 10%। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है, दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2010, 2011 और 2012 और 2013 में सोने की कीमत दर्शाई गई है। चार्ट का अध्ययन करना और प्रश्न का उत्तर देना है। यहां पूछा गया 2013 में सोने की कीमत 31,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो, तो वर्ष 2011 में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत बतानी है। तो यहां पर देखिए 2013 की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर दी है? 31,500। तो 2013 में जो वैल्यू हमको दी है वो दी है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री बराबर है 31,500। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 31,500 बटे 135। और इसी प्रकार से 2011 की वैल्यू पूछी है, तो 2011 की वैल्यू कितनी है? देखिए 75 डिग्री है। तो 75 डिग्री यानी 31,500 गुणे 75 बटे 135। तो कट करिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 एकम 5 और 5 25।
तो 3 से कट करिए, 3 नेम 27, 3 पंचे 15। 9 से कट करिए तो 9 तियां 27, 9 पंचे 45, 0 0। अब 3500 गुणे 5 तो 0 0, 55 25 के 5 हाथ से लगा 2 और 5 तियां 15 2 17, 17,500। यानी 2011 में जो ये 75 डिग्री की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 17,500 रुपए। तो हमसे यही वैल्यू पूछी थी और ये वैल्यू देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यह पाई चार्ट संसद के निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की सीटों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहां पर देखिए, यहां पर सीट्स दिए हैं और यहां पर सदन दिए हैं। सदन के निचले सदन, प्रत्येक पार्टी की सीटें। अब पार्टी नेम यहां दी है, जैसे यहां पर देखिए ए पार्टी बी, पार्टी सी, डी, ई, एफ और जी, और उनके साथ में उनकी जो वैल्यू हैं वो किस में दिए गए हैं। तो ये वैल्यू देखिए ये किस में हो सकते हैं। अब ये 360 डिग्री, यानी ये डिग्री में होंगे। अगर प्रतिशत में नहीं होगा पाई चार्ट तो किस में होगा? डिग्री में होगा, कोण में होगा, अंश में होगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं किस पार्टी की दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं। दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं तो वैल्यूएशन हम देख सकते हैं। सबसे अधिक सीटें कौन सी हैं? देखिए ए पार्टी की 100 सीटें। अब 100 से कम क्या? 90। तो ये इसका मतलब दूसरे नंबर की पार्टी हमें कौन सी दिख रही है? पार्टी एफ दिख रही है, क्योंकि इसके जो नंबर हैं देखिए सबसे ज्यादा ए के हैं, ए के 100 सीटें हैं। ऐसी पार्टी वी है, फिर उसकी दूसरे नंबर पे कितने हैं? 90। तो दूसरे नंबर की पार्टी पूछी है, तो दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो आपकी आ रही है एफ, आ रही है एफ। एफ में 90 सीटें हैं, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एफ आएगा, और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्लास में जो आरेख थे वो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें रेखा आरेख था, दंड आरेख था, तालिका थी और पाई चार्ट। तो आप लोग प्रयास करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इस क्लास को देखने के बाद में अन्य क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके क्वेश्चन जो हैं और बढ़िया तरीके से सॉल्व हो सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।